हेलो माय डियर लर्नर्स एंड ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में चैप्टर 7 के पार्ट 2 में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, हमारी वीडियोस का इतना बेसब्री से इंतजार करने के लिए। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही हमें कमेंट्स में आप जाहिर करते रहिए कि आपको आगे के कितने चैप्टर्स आपको चाहिए और कितना आप सीरियसली उन वीडियोस को देख रहे हैं। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ही हमको मोटिवेट करते हैं आगे की पूरी वीडियो सीरीज बनाने के लिए। ऐसे ही अपनी जो वीडियोस हैं उन पे हमारा प्यार बरसाते रहिए। और अभी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर जो शुरू करा था चैप्टर 7, उसका हमारा कुछ पोर्शन रहा था और साथ में हम आज डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर से जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर 7 की पार्ट 2 से। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था क्रॉस मार्जिनिंग। क्रॉस मार्जिनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा आता है मैकेनिज्म फॉर प्लेज एंड रीप्लेज ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज। देखिए, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या सिस्टम है। वो सिस्टम था क्या एक्चुअली। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब आप किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलते हैं तो वो आपका जब डीमैट अकाउंट खुलता है तो उसके अगेंस्ट आप ब्रोकर को पीओए दे देते हैं। वो क्यों आपको देना पड़ता था? जिससे आपका जो डीमैट अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं वो ब्रोकर उनसे निकाल पाए जब आप वो सिक्योरिटीज बेच रहे हो, क्योंकि आपने बेचा ब्रोकर के टर्मिनल पे। अब अगर आप जब तक पीओए नहीं देंगे ब्रोकर को तो वो उन सिक्योरिटीज को आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते थे तो ब्रोकर को अपनी एक पीओए दे देते थे। ये हुई एक बात। सेकेंड थिंग, जब हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की बात करें तो अगर मेरे डीमैट अकाउंट में कोई सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज इन द सेंस कोई मैंने कैश मार्केट में कोई शेयर्स बाय किए हुए हैं, तो उन शेयर्स की ऑब्वियसली बात है कुछ वैल्यू जरूर होगी, कुछ मार्केट वैल्यू जरूर होगी। उन मार्केट वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज मैं एज अ यूज कर सकता हूं अपनी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में एज अ मार्जिन। तो इससे मुझे फायदा क्या होता था? इससे क्लाइंट को फायदा ये होता था कि उसको एडिशनल पैसा नहीं लाने की जरूरत पड़ती थी। जो उसके अकाउंट में अगर कोई एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट में कोई सिक्योरिटीज हैं उन्हें के अगेंस्ट वो मार्जिन फैसिलिटी अवेल कर लेता था और अपनी जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स हैं उसमें ट्रेडिंग कर लेता था। अब सीन क्या हुआ यहाँ पे, ये समझिए। अब क्योंकि आपने उस ब्रोकर को आपकी पीओए दे दी, अब पीओए का ब्रोकर्स ने मिसयूज करना शुरू कर दिया। किस सेंस में? कि अगर किसी क्लाइंट ने उसको पीओए दी और उसके अकाउंट में डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं हुई, उसने नहीं करा, वो एक इनएक्टिव अकाउंट है, वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं देखूं तो एक एक्टिव क्लाइंट है जो कि काफी एक्टिव है डेरिवेटिव सेगमेंट्स में। तो होने क्या लगा था, आप समझ ही गए होंगे मेरा एक्सप्लेन करने से पहले, कि जो नॉन एक्टिव क्लाइंट्स थे उनकी पीओए को मिसयूज करा जा रहा था एक्टिव क्लाइंट्स की मार्जिन फंडिंग के लिए। इसी चीज को रोका गया। ये पहले चीज होती थी, इसी चीज को रोका गया और ये जो सिस्टम है पूरा इस सिस्टम को बदल दिया गया। क्योंकि पहले के सिस्टम में जो प्लेज सिक्योरिटीज वो फ्रीली ब्रोकर्स कर देते थे अपने क्लाइंट अकाउंट से और फिर वो पूल अकाउंट्स में एज अ सिक्योरिटीज वहां पे दिखा देते। फिर चाहे वो अपनी ही उनकी पोजीशंस हो, जो प्रोप्राइटरी पोजीशंस हो, उसके अगेंस्ट भी वो उन सिक्योरिटीज को एज अ मार्जिन यूज कर लेते थे, या किसी और अकाउंट किसी और क्लाइंट का भी मार्जिन ऑब्लिगेशन वो किसी और क्लाइंट के अकाउंट से सेट ऑफ कर देते थे। इस चीज को दूर करने के लिए सेबी ने कुछ नियम लाया, कुछ बदलाव करा। और वो बदलाव ऐसे थे कि अब प्रोसेस क्या होगा कि आपको जो क्लाइंट होगा उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने होंगे अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करने के लिए। जब तक वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, चाहे उसने पीओए दिया हो या ना दिया हो, जब तक वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करने के लिए नहीं देता तो उसकी सिक्योरिटीज प्लेज नहीं होंगी। और जो प्लेज के अगेंस्ट उसको मार्जिन दिया जा रहा है वो स्पेसिफिकली उस ही क्लाइंट को दिया जाएगा जिसके अकाउंट से वो प्लेज क्रिएट होगा। तो ये हमारी जो भी प्रॉब्लम थी इस तरीके से सॉल्व हो गई। आप अब जनरली देखेंगे कि ब्रोकर्स की तरफ से जब भी आप कोई शेयर्स परचेज भी करते हैं तो एक मेल भी आती है कि अगर आप अपना जो सिक्योरिटीज है उनको एज अ मार्जिन प्लेज करना चाहते हैं तो आप
फलाना लिंक पे जाके उसको मार्जिन प्लेज कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मार्जिन प्लेज फैसिलिटी बोला जाता है। तो ये हुआ सारा हमारा मैकेनिज्म जो करंटली हमारे पास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है सेग्रीगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कोलेटरल एट द क्लाइंट लेवल। यही जो हमने अभी डिस्कस करा कि अब जो एक तो प्लेज का हमने डिस्कस करा, और जो मार्जिनिंग है वो मार्जिनिंग भी जो रिपोर्ट होगा एक्सचेंज को, जो क्लियरिंग मेंबर के पास रिपोर्टिंग जाएगी, फिर वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करेगा, वो इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल के हिसाब से रिपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि एक ट्रेडिंग मेंबर की क्यूमुलेटिव जो पोजीशंस हैं, जो उसका मार्जिन ऑब्लिगेशन है, वो उसको रिपोर्ट करे। अब ये ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर को रिपोर्ट करेगा और क्लियरिंग मेंबर फाइनली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करेगा कि इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल बेसिस पे कितना कितना सबका मार्जिन ऑब्लिगेशन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पोजीशन लिमिट्स। देखिए, आप लोगों में से जो एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर बनना भी चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा टॉपिक है पोजीशन लिमिट्स को समझना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छा टॉपिक है ही। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें चीज़ों को हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा अगेन। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर क्योंकि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबको पता है कि वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो खाली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं एक अंडरलाइंग एसेट से। तो पोजीशन लिमिट्स इसलिए रखना जरूरी था कि अंडरलाइंग, मान लीजिए अंडरलाइंग की जो उसकी वर्थ है, एक अंडरलाइंग एसेट्स की जो वर्थ है, उस वर्थ के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में ना ओपन हो जाएं। एक तो पहला रीजन ये, और दूसरा रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा कि कोई एक पर्सन या तो कोई एक इंडिविजुअल जो क्लाइंट है या कोई ब्रोकर है, वो किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कंट्रोल ना ले सके। अगर किसी एक क्योंकि अगर आपने डेरिवेटिव सेगमेंट में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पोजीशंस क्रिएट कर ली है, तो आप अल्टीमेटली उसके कैश मार्केट्स की ट्रेडिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से पोजीशन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं, जिससे एक्सचेंज और ये इंश्योर करता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट लेवल पे, किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर लेवल पे और मार्केट वाइड ओवरऑल सबका मिला के कितनी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस होंगी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। तो उसी की लिमिट्स जानते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लाइंट लेवल पे, उसके बाद बात करेंगे ब्रोकर लेवल पे यानी ट्रेडिंग मेंबर के लेवल पे। अभी मैं क्लाइंट लेवल की बात करूं तो हमें लिमिटेशंस कहां मिलेंगी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। इसका मतलब इंडेक्स की नहीं है, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे लिमिटेशन है। सर क्या लिमिटेशन है क्लाइंट लेवल पे? 1% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आपको याद हो, हमने इनिशियल वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि जितने भी पब्लिक के पास शेयर्स अवेलेबल होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मार्केट प्राइस से, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं खाली शेयर्स की, यानी पब्लिक के पास जितने उसके शेयर्स हैं। आप शेयर्स कहाँ होंगे सर? ऑब्वियस ही बात है, अंडरलाइंग कैश मार्केट में शेयर्स होंगे, फ्यूचर्स मार्केट में क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे होते हैं, शेयर्स ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो जो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं यानी फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, उनका 1% से ज्यादा एक पर्टिकुलर क्लाइंट पोजीशन नहीं बना सकता, या फिर दो चीजें इसने बोल रही हैं, हायर ऑफ, या तो ये फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है 5% ऑफ दी ओपन इंटरेस्ट, यानी जितना भी F&O मार्केट में, यानी फ्यूचर्स उसका हो गया, ओपन इंटरेस्ट क्या होगा सर? फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, कैश मार्केट में तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उस पर अभी ओपन हैं। तो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट और जितने भी ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के होंगे, तो उन सब का स्ट्राइक प्राइस, उन सबका ओपन इंटरेस्ट, जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, कंबाइन कर दिया जाएगा और उनका देखा जाएगा कि 5% से ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का उसमें ओपन इंटरेस्ट है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा क्लाइंट लेवल के बेसिस पे। तो ये हुई
इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की बात। अब सर आप पूछेंगे कि इंडेक्स लेवल पे नहीं होता क्या ये? सर इंडेक्स लेवल पे अगर कोई क्लाइंट या तो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक टर्म आती है पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, जिसे PAC भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, उन्होंने आपस में एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप ने 15% या उससे ज्यादा क्या ओपन इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर अंडरलाइंग इंडेक्स, अगर उनका 15% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट हो गया पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो उसको एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना है। तो क्या देना है उसको? एक्सचेंज को इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट टू द एक्सचेंज, और नहीं देगा तो पेनल्टीज का सामना उसको करना ही पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी क्लाइंट लेवल पे पोजीशन लिमिट्स की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रोकर लेवल पे पोजीशन लिमिट्स क्या होंगी। ट्रेडिंग मेंबर वाइज पोजीशन लिमिट्स, उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ट्रेडिंग मेंबर की मैं बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, तीन चीजों में बांटा हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स से शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है सर ये? अगेन मैं ट्रेडिंग मेंबर के लेवल की बात कर रहा हूं, मतलब ट्रेडिंग मेंबर में सारे क्लाइंट्स आ गए उस ट्रेडिंग मेंबर की, तो उस ट्रेडिंग मेंबर की पर्टिकुलर पोजीशन लिमिट क्या हो सकती है? इंडेक्स फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो 500 करोड़ या फिर 15% ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट, इसका हायर, जो भी इन दोनों में से हायर होगा वो उसकी मैक्सिमम उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर की लिमिट हो गई। मार्केट में वो इतनी ही पोजीशन बना सकता है, उससे ज्यादा अगर बनाएगा तो आपके ऑर्डर्स रिजेक्ट होने लगते हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की मैं बात करूं तो अगेन 500 करोड़ या फिर 15% ऑफ दी टोटल ओपन इंटरेस्ट, मतलब जितने भी उसके इंडेक्स के ऑप्शंस वाले जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं उन सबका ओपन इंटरेस्ट कंबाइन कर दिया जाएगा और 15% यहाँ पे कैप लगा दी जाएगी। अगर उससे ज्यादा उसका एक्सीड होता है तो उसको ट्रेडिंग उसकी रोक दी जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर की। इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की बात करूं तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में लगता है सर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी एक सिक्योरिटी की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स होगी उसका 20%, यानी अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट ही उस सिक्योरिटी में बन सकते हैं, ये एक तय कर दिया गया कि जो फ्यूचर्स है या फ्यूचर F&O में उसके खाली 100 कॉन्ट्रैक्ट ही एक टाइम पे ओपन रह सकते हैं। तो उन 100 कॉन्ट्रैक्ट में से 20 कॉन्ट्रैक्ट में ही खाली एक इंडिविजुअल मेंबर की पोजीशन हो सकती है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हुई सर ट्रेडिंग मेंबर वाइज हमारी पोजीशन लिमिट्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स। मार्केट वाइड वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि ओवरऑल मार्केट की एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी में कितनी लिमिट रह सकती है। तो सर थोड़ा थ्योरी है, पढ़ेंगे। MWPL for futures and options contracts on individual securities shall be 20% of the number of shares held by non-promoters in the relevant underlying security। बहुत इजी है, जितना भी फ्री फ्लोट में उसका शेयर्स है, मतलब जितने भी उसके शेयर्स कैश मार्केट में अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के, उसके 20% से ज्यादा उस सिक्योरिटी में उस सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के 1 लाख शेयर्स ट्रेडेबल हैं, तो उस 1 लाख शेयर्स में से 20% यानी 20,000 शेयर्स ही ओपन इंटरेस्ट उनका हो सकता है, मार्केट में आ सकते हैं वो। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही उसके हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगेन जैसे 20,000 तो उसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो गई, और इस 20,000 में से एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर का शेयर अगेन 20% हुआ, यानी 20,000 का 20% 4,000। तो 20,000 हो गया एक सिक्योरिटी लेवल की लिमिट और उसका 20% हो गया एक ब्रोकर लेवल की लिमिट। इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मैं अगर बात करूं, ये क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि हमारे जो इंडेक्स हैं वो तो कैश में ट्रेड नहीं होते हैं, सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, हमारे इंडेक्स ट्रेड नहीं होते। अगला क्या कह रहा है सर? ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन शैल स्पेसिफाई द MWPL on the last trading day of the month which shall be reckoned for this purpose during the next month। मान लीजिए अगर मुझे
अब फरवरी में अगर ट्रेडिंग करनी है तो जनवरी के लास्ट ट्रेडिंग डे को जो एक्सचेंज होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होगा, वो अपनी साइट पे डिसेमिनेट कर देगा कि भाई पर्टिकुलर सिक्योरिटी की ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, इससे ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ओपन हो सकते। तो वही फरवरी के मंथ में पूरी उसकी लिमिट हो जाएगी। इसका मतलब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होती। एट द एंड ऑफ लास्ट वर्किंग डे जो भी उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स होंगे उसका 20% कर दिया जाएगा और वो पूरे अगले मंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। Trading system displays an alert once the open interest in the futures and options contract in a particular security exceeds 60%। मतलब मैंने अगर 1 लाख का एग्जांपल लिया और 1 लाख के 20% हो गया 20,000 सिक्योरिटीज, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर 60% मार्केट ने क्रॉस कर दिया, माने 12,000 जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए तो एक अलर्ट आएगा स्क्रीन पे कि सर फलाना सिक्योरिटी के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खुल चुके हैं। The aggregate open interest of the security shall be considered for the, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, एग्रीगेट सर हर एक्सचेंज का ले लिया जाएगा। अगर एनएससी पे भी लिस्टेड है, बीएससी पे लिस्टेड है और भी किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो हर एक्सचेंज का लिया जाएगा सर वो। If the aggregate open interest of the security across exchanges exceeds 95%, यानी 20,000 के एग्जाम्पल में 95%, यानी 19,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट खुल गए तो क्या होगा सर, क्या होगा, no fresh position shall be permitted for the said security from the subsequent trading day। और ये सर कब तक लगा रहेगा, जब तक उसकी डाउन नहीं हो जाती 80%। तो 95% पहुंच गई थी, यानी 19,000 मैंने क्रॉस कर लिया था, तो वो कब तक उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट रहेगी, जब तक वो 80% यानी 16,000 नहीं हो जाती, जब तक उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट रहेगी सर। तो ये हुआ सर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स, जो कि एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती हैं जो एक मार्केट के रिस्क को मैनेज करने में रेगुलेटर्स और एक्सचेंज की हेल्प करती हैं। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट ऑफ क्लाइंट फंड्स लाइंग विद द टीएम। देखिए, आपने ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खोला, ऑब्वियसली जब ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो कुछ फंड्स डाले होंगे ट्रेडिंग करने के लिए। पहले क्या होता था कि फंड्स डाल के लोग भूल जाते थे, किसी ने 1 लाख डाल दिया, 2 लाख डाल दिया, कुछ भी अमाउंट डाल दिया, वो भूल जाते थे कि मैंने फंड्स डाला हुआ है। अभी क्या हो गया, जितना भी आपका क्लियर्ड फंड है, यानी अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपका जितना क्लियर्ड फंड है वो हर क्वार्टरली या फिर मंथली, जब भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी होंगे उसको अकाउंट खुलवाने के टाइम पे, जो भी आपका क्लियर्ड फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया जाता है। और ये मैंडेटरी एक प्रोसेस कर दी गई है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो आपके ब्रोकर के पास सेटल रहता है। आप अगर कोई पैसा डाल के भूल गए हैं तो वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। अब चाहे आप एक्टिव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ब्रोकर को मैंडेटरी हर क्वार्टर या हर मंथली लेवल पे ये आपको पैसा वापस आपके अकाउंट में भेजना होता है। और कितना भेजना होता है, जो आपका क्लियर्ड फंड्स है, जो आपका अभी यूज नहीं हो रहा। और ये कब भेजना होता है सर, क्वार्टरली बोले तो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। माने अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में देखा जाए तो फर्स्ट जो अप्रैल मंथ आएगा, तो अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट फ्राइडे होगा उसमें जो भी आपका पैसा होगा वो आपको भेज दिया जाएगा। और ऐसे में अगर मंथ की बात करूं तो हर फ्राइडे, जो कि पहला फ्राइडे होगा, उसमें आपका जो भी बैलेंस होगा पहले दिन का वो आपको भेज दिया जाएगा। इसे बोलते हैं क्वार्टरली और मंथली सेटलमेंट्स। तो चलिए, इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पे पूरा हुआ। कुछ हमारे मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो कुछ एक टॉपिक और दिया हुआ है कि अगर किन किन वायलेशंस पे आपकी पेनल्टीज लग सकती है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा टॉपिक है, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें फुलफिल नहीं होती तो पेनल्टीज लग सकती हैं। बेसिकली नॉन फुलफिलमेंट वो अगर आप हेडिंग्स देखेंगे तो आपको हेडिंग से ही अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किन किन वायलेशंस पे पेनल्टीज इम्पोज होती हैं। तो चलते हैं इसके एमसीक्यूज पे, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि हर चैप्टर्स की हम लोग एमसीक्यूज अपनी जो सीरीज में डिस्कस करते हैं, जो हमारी एक प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या देना है, आपको एग्जाम देना है और एनआईएसएम सीरीज 8 का एग्जाम क्लियर करना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरह से मार्केट में काम करते हैं,
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट के लाइव ट्रेडिंग कोर्स, जहां पे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप रिस्क मैनेज करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह काम कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेडर ए यानी इंडिविजुअल क्लाइंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग मेंबर की बात नहीं हो रही। ट्रेडर ए wants to sell 20 contracts, 20 contracts of August series at rupees 4,500, and trader B wants to sell 17 contracts of September series at 4,550 rupees. Lot size is 50 for both these contracts. The initial margin is fixed at 6%. How much initial margin is required to be collected from both these investors? Sum of initial margin of A and B by the broker. यानी एक ही ब्रोकर के दो क्लाइंट है, ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी। ट्रेडर ए ने 20 कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाई हुई है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का भाव है 4500 रुपए, 50 का लॉट साइज है। और ट्रेडर बी ने पोजीशन बनाई हुई है सेल की, जो कि 4550 का भाव है एक का, और 50 का अगेन दोनों में लॉट साइज है। इनिशियल मार्जिन रेट है 6%। तो सबसे पहले देखिए आप, इसका मतलब 6% ये क्या कह रहा है, आपको खाली 6% आपकी जो प्राइस है, यानी इसका 6% और इसका 6% ये ही देना है। तो अगेन क्लबिंग नहीं करेंगे पर ऐड करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए नॉर्मल जो भी इसका 4500 का 6% आया, मान लीजिए कुछ 250 के आसपास कुछ आएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये इसको एग्जैक्ट मत समझिएगा, कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। मुझे लगता है इतना आप अंडरस्टैंडेबल है। 250 रुपये अगर 4500 का 6% आया, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, क्योंकि 20 कॉन्ट्रैक्ट है और एक का लॉट साइज है 50। तो ये मेरा ट्रेडर ए का आ गया। मान लीजिए ये अगर मेरा 2 लाख आ गया, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे। और ट्रेडर बी का मेरा आ गया, ट्रेडर बी के सर कितने हैं, अगर मेरी इसकी 6% मार्जिन बैठ रही है, मान लीजिए 260 रुपए, तो 260 और इसके लॉट कितने हैं, 17 लॉट है, और अगेन लॉट साइज कितना है 50 का। तो ये अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाता है 2,10,000, तो ये मेरा क्यूमुलेटिव आंसर आ गया 4,10,000। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आप ये सॉल्व करके देखिए, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी यानी 2,70,000, 5,02,050, 2,32,050 और 4,10,000 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही हम आगे की वीडियोस जो है अपनी प्लान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A member has 2 clients, C1 and C2. C1 has purchased 800 contracts and C2 has sold 900 contracts in August XYZ future series. What is the outstanding liability open position of the members towards clearing corporation? बताइए सर, इतनी बारी हम लोगों ने अभी डिस्कस करा है कि इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल की पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते आपस में, हम ऐड ऑफ कर देते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा सर, आपको आंसर्स का तरीका बता देता हूं, अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो जो इनका समीशन होगा, यानी 800 उसने परचेज किया हुआ, 900 सेल किया हुआ, तो जो इनका समीशन होगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। बताइएगा सर कमेंट सेक्शन में। अगेन स्क्वायर ऑफ नहीं करना सर, सम करना है। तो बताइएगा 800, 1700, 900 और 100 में से क्या करेक्ट आंसर आपका आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्लाइंट्स पोजीशंस कैन नॉट बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर व्हाइल कैलकुलेटिंग इनिशियल मार्जिन ऑन द डेरिवेटिव सेगमेंट्स। ये तो सर अभी डिस्कस ही करा, नेट बेसिस पे नहीं लेते, तो ये भी तो यही बोल रहा है कैन नॉट बी नेटेड ऑफ, तो आंसर इज ट्रू सर। तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। मार्क टू मार्केट मार्जिन्स आर कलेक्टेड। मार्क टू मार्जिन मार्जिन्स कब कलेक्ट होती है, वीकली बेसिस पे, या हर 2 दिन में, या हर 3 दिन में, या डेली बेसिस पे। सर डेली बेसिस पे। कैलकुलेशंस भी हमने बहुत अच्छे से समझाई है किस तरह से मार्क टू मार्केट कैलकुलेट की जाती हैं।
वैल्यू एट रिस्क, वार जिसको बोला जाता है, वैल्यू एट रिस्क मेजर्स, क्या मेजर करता है सर? वैल्यू ऑफ अ प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो। सर वैल्यू थोड़ी वो प्रोप्राइटरी उसकी मेजर करता है, वो तो वैल्यू एट रिस्क, नाम से क्लियर हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है सर। रिस्क लेवल ऑफ अ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलग है वैसे, क्या बोल रहा है? नेटवर्थ ऑफ एन, नेटवर्थ भी नहीं मेजर करता, क्रेडिट रेटिंग थोड़ी, आपका सिविल का स्कोर थोड़ी आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मार्जिन सिस्टम इज बेस्ड ऑन वैल्यू आर रिस्क, वैल्यू एट रिस्क मॉडल, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, वैल्यू एट रिस्क मॉडल, सो आंसर इज ट्रू। जो भी मार्जिनिंग सिस्टम है वो वैल्यू एट रिस्क मॉडल पे ही बेस्ड है। व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्क क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग क्लियरिंग मेंबर? सर आ गया क्वेश्चन, हमने क्लियरिंग मेंबर्स का नेटवर्क का क्राइटेरिया डिस्कस करा था। अब यहाँ पे ये ओपन क्राइटेरिया पूछ रहा है सर, ये नहीं पूछ रहा कि प्रोफेशनल का कितना है, सेल्फ का कितना है, बस क्लियरिंग मेंबर का पूछ रहा है। तो अगेन आंसर क्या है? 250 नहीं है, 150 नहीं है, 50 नहीं है, 300 लाख इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच सीएम्स यानी क्लियरिंग मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर वाला सीएम नहीं सर, क्लियरिंग मेंबर्स may clear and settle only their own proprietary trades and their clients trades but cannot clear and settle trades of other trading member। clearing members की definition पढ़ी थी, बहुत अच्छे से याद होगा। ऐसा कौन सा clearing member है जो अपने trades और अपने client के trades ही settle कर सकता है? तो that is self clearing member sir। Question number 9, if Mr. A has provided rupees 20 lakh margin and Mr. B has provided rupees 10 lakh margin to their broker, what does this mean? एक बंदे ने 20 लाख रुपए दे दिया ब्रोकर को, एक ने 10 लाख रुपए दे दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या मिस्टर ए की नेटवर्थ ज्यादा हो गई? बिल्कुल नहीं सर, हो सकता है उस पर अभी फंड हो या उसने उधार का पैसा ले जहां से भी लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी नेटवर्थ ज्यादा हो गई। मिस्टर बी कैन टेक मोर एक्सपोजर देन मिस्टर बी, सर मार्जिन प्रोवाइड करिए मिस्टर ए ने, दे रहे हो आप मिस्टर बी को, तो गलत आंसर, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी क्या है? मिस्टर ए कैन टेक मोर एक्सपोजर देन मिस्टर बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव इज आल्सो रॉन्ग आंसर। इफ अ ट्रेडर डज नॉट pays is marked his mark to market losses then his positions are, अगर ट्रेडर ने मार्क टू मार्केट लॉसेज नहीं दिए, क्या कह रहा है? लॉसेज नहीं दिए मार्क टू मार्केट, तो उसकी पोजीशन क्या कर दी जाती है सर? अदर ट्रेडर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी सर? अदर ट्रेडर क्यों उसका बोझ लेगा? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा। पोजीशंस आर क्लोज्ड, पोजीशंस क्लोज कर दी जाती हैं, तो ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, द डेली सेटलमेंट प्राइस, द डेली सेटलमेंट प्राइस, डेली सेटलमेंट प्राइस, फाइनल सेटलमेंट नहीं पूछ रहा सर, डेली सेटलमेंट प्राइस फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस एक्सचेंजेस। ऑप्शन क्या है सर? 30 मिनट्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वीवेब जिसको बोला जाता है, तो सेटलमेंट प्राइस जो है लास्ट के 30 डेज के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे ही करा जाता है। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि खाली वेटेड बोल रहा है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर, ए और बी नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ऑल लॉन्ग डैश options are automatically assigned by the exchange on the expiry date to short positions in options contract with the same series on a random basis। सर ऐसे कौन से ऑप्शंस होंगे जिनको असाइन करने की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शंस जो कि इन द मनी ऑप्शंस होंगे। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस तो एक्सपायर बिना किसी असाइनमेंट के हो ही जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इन द मनी। तो सर ये हुए हमारे 12 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। हमें कमेंट्स में बताते रहिए, इन क्वेश्चन के जवाब जरूर दीजिएगा। और अगेन मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो पे। अगर आप बनना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ICM स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स। थैंक यू सो मच।